Hello everyone, welcome to Net Chemistry classes. In our previous lecture, we have read about the basics of mathematics involved in quantum chemistry. Now, today we will learn about the concept of a wave function. Okay, why a wave function is needed in quantum chemistry. Okay, तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि वेव फंक्शन की हमको जरूरत क्यों होती है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो हमारा मैकेनिक्स होती है, जो हम लोगों ने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई है. मैकेनिक्स जो होती है उसके दो पार्ट होंगे हमारे पास, क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, एक होगा आपका क्लासिकल मैकेनिक्स. ओके, एक होगा क्लासिकल और दूसरा पार्ट जो होगा हमारा वो होगा क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं कोई भी पार्टिकल है अगर, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं क्या, मान लीजिए हमारा कोई पार्टिकल है और अगर वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल अगर मोशन है या फिर वो ट्रैवल कर रहा है, तो देन इट विल फॉलो ए सर्टेन पाथवे. एक पर्टिकुलर पाथवे से वो ट्रैवल करेगा. मे बी कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे. ओके, मे बी हो सकता है कि वो एक पैराबोलिक फॉर्म में ट्रैवल करे, ठीक है, या फिर हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करे. वो कोई भी पर्टिकुलर एक ट्रेजेक्ट्री या फिर पाथवे या फिर कर्व होगा जिसके थ्रू वो ट्रैवल करेगा. ओके, ठीक है, उस कर्व के करस्पॉन्डिंग हम लोग अगर पार्टिकल के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, पार्टिकल के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, ठीक है, मान लीजिए उसकी पोजीशन को हमको डिटरमाइन करना है या फिर उसकी वेलोसिटी को डिफाइन करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स में लॉज है. ठीक है, जैसे हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, उसके यूज करके हम लोग क्या बता सकते हैं कि उसकी पर्टिकुलर टाइम पर पोजीशन क्या होगी, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी स्पीड जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर वेलोसिटी जो है वो क्या होगी. ठीक है, ठीक है, तो हम लोग जब क्लासिकल मैकेनिक्स में बात करें तो वहां पर क्या है, सिर्फ हम लोग पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन वेव पार्टिकल ड्युअलिटी क्या बोलती है, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी गिवन बाय डी ब्रॉगली, वो क्या बोलती है कि जो हमारा कोई भी पार्टिकल है अगर वो मोशन में है, ठीक है, तो उसके पास ड्यूअल नेचर होगा. मींस इट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पार्टिकल एंड अ वेव. मींस ए पार्टिकल इन मोशन विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पार्टिकल एंड अ वेव. ठीक है, तो पार्टिकल को तो हम लोग डील कर लेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से, बट व्हाट अबाउट द वेव, हाउ वी विल डील विद द मोशन ऑफ ए पार्टिकल हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव. वहां पर हमको जरूरत होगी क्वांटम केमिस्ट्री की, वहां पर जरूरत आएगी हमको क्वांटम केमिस्ट्री की. ओके, तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो हमारा वेव पार्टिकल ड्युअलिटी है डी ब्रॉगली ने जो दी थी वो कैसे एक्सप्लेन करती है कि हमारा पार्टिकल है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को एग्जिबिट करेगा. ठीक है, तो किस टाइम पर वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करेगा और किस टाइम पर उसका वेव नेचर होगा. ओके, तो हमारी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, उसके लिए हमारी वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि जो हमारा लैम्डा होगी वो क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. ओके, जो हमारा पार्टिकल होगा जो कि अगर मोशन में है तो उसमें वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होगी, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, वेयर लैम्डा इज वेवलेंथ, h इज आवर प्लैंक्स कांस्टेंट, m is the mass of the body or the particle in motion, where and v is the velocity with which it is motion. Okay, or the velocity with which the particle is traveling. Okay, अब हम लोग देखते हैं कि ये कब पार्टिकल होगा और कब ये हमारा डोमिनेंटली वेव नेचर के फॉर्म में हमारा पार्टिकल प्रोपोगेट करेगा. देखिए, तो जो हमारा, आप एज्यूम कर लीजिए जो हमारा h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, आप लेट कर लीजिए जो पार्टिकल है वो सेम स्पीड से थोड़ी देर के लिए मूव कर रहा है. ठीक है, तो हमारा v भी फिक्स हो गया, तो हमारा लैम्डा इंटायरली किस पर डिपेंड करेगा, मास पर. लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर. ओके, आप देखिए अब अगर हमारा मास ज्यादा होगा, अगर हमारा मास ज्यादा होगा तो हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, इफ m इज लार्ज. ठीक है, इफ m इज वेरी वेरी लार्ज. ओके, इफ m इज लार्जर. ओके, अगर हमारा m बहुत ज्यादा होगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा, हमारा बहुत ही कम होगा. ठीक है, लैम्डा बहुत ही कम होगा. ओके, इफ हमारा मास जो है, मास ऑफ द पार्टिकल वो है वो स्मॉल है. ठीक है, अगर हमारे पार्टिकल का मास स्मॉल है तो क्या होगा, हमारे लिए लैम्डा करस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, मींस अगर हमारा मास ज्यादा है तो हमारी बॉडी कैसी होगी, मैक्रोस्कोपिक बॉडी. मैक्रोस्कोपिक बॉडी मींस मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए वेवलेंथ क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी. ओके, मींस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हमारी वेवलेंथ बहुत कम हो गई. ओके, तो इससे मतलब क्या निकलेगा हमारा कि जो हमारा मैक्रोस्कोपिक बॉडी होगी उसकी वेवलेंथ है ही नहीं, तो उसमें वेव नेचर हो नहीं सकता. मींस फॉर द मैक्रोस्कोपिक बॉडी द वेवलेंथ इज स्मॉलर एंड हेंस दे ऑलवेज शो द पार्टिकल नेचर. ठीक है, अगर हमारा मास बहुत कम होगा देन आवर पार्टिकल आर द मूविंग सिस्टम विल बी a microscopic body. Okay, means for the microscopic system or the microscopic particle हमारी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा विल बी लार्जर. ओके, जब हमारी लैम्डा बहुत ज्यादा होगी तो उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक तो होनी ही होनी है, तब फिर मतलब हमारा माइक्रोस्कोपिक बॉडी होगी तो वहां पे डोमिनेंटली हमारे पास क्या होगा, वेव नेचर होगा हमारे मूविंग पार्टिकल का.
हमारा जो होगा वो वेव नेचर होगा मूविंग पार्टिकल का, और वेव नेचर को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्वांटम केमिस्ट्री। ओके, समझ गए आप? तो हम देखते हैं कि हमारा वेव फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, वेव फंक्शन हमारा एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी बताया आपको, क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी पार्टिकल, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए कुछ वेल डिफाइंड लॉज होते हैं। ठीक है, जैसे आपका न्यूटन्स लॉज था। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में अगर कोई पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ ए वेव अगर प्रोपोगेट कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ओके, मींस हमारा वेव फंक्शन क्या होगा, वेव फंक्शन इज ए मैथमेटिकल फंक्शन दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक बॉडी इन स्पेस। मींस हमारा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा कोई, वो वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा होगा। ठीक है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है हमारा, ठीक है, तो वेव के फॉर्म में वो प्रोपोगेट करेगा। ओके, इट विल प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। ओके, तो हम उस वेव के पार्टिकल के वेव के फॉर्म में जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, वेव फंक्शन का। मींस हमारा वेव फंक्शन जो होगा ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा, ये मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो कि हमारे पार्टिकल जो वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कैरी करेगा। A wave function will carry all the essential and dynamic information about the particle exhibiting the wave nature। जो हमारा पार्टिकल होगा जो वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा होगा उसके बारे में वो कंप्लीट डिटेल हमको देगा। ठीक है, मींस हमारा वेव फंक्शन जो होगा इट विल रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन। तो जो हमारा वेव फंक्शन होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं साइन से, साइन। ओके, जो हमारा वेव फंक्शन होगा उसके लिए हमारा साइन क्या होता है, साइन। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो वेव थी वो प्रोपोगेट एक डायरेक्शन में हो रही है, हम लोग अभी कंसीडर कर लेते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में, मान लीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा, ठीक है, वो डिपेंडेंट होता है बोथ पोजीशन एंड द टाइम। ठीक है, तो मींस हम लोग यहां पर इसको लिख देते हैं साई एक्स टी। मींस हमारे वेव फंक्शन को हम लोग डिनोट कर रहे हैं साई से। इट इज बोथ द पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग साई ऑफ एक्स टी। ओके, सामने क्या लिख दिया इसको, साई एक्स टी। मींस हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो बोथ पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंट होगा। ओके, ठीक है, इट विल कैरी ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो हमारा वेव फंक्शन होगा इट विल कैरी ऑल द एसेंशियल एंड डायनेमिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल विच इज प्रोपोगेटिंग थ्रू द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। ओके, तो हमारा ये जो वेव फंक्शन होता है ये आता कहां से है हमारा, मान लीजिए हमारा कोई पार्टिकल या फिर कोई सिस्टम है अगर मूव कर रहा है तो उसके लिए हम लोग वेव फंक्शन लाते कहां से एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो हमारा वेव फंक्शन होता है दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी उसके सॉल्यूशन से मिलते हैं हम लोगों को ये जो वेव फंक्शन होते हैं पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए। ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब हमको क्या मिल जाएगा, हमारा वेव फंक्शन। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा सा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। क्वांटम के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है आपको लर्न करना पड़ेगा, हम लोग डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे उसके, वी विल डायरेक्टली गो इनटू द रिजल्ट्स। ओके, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी क्या होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m डिवर टू साई अपॉन डिवर x2 प्लस v साई। ठीक है, यहाँ पर हम लोग x को भी लिख लेंगे, v साई x इज इक्वल टू e साई x। ओके, ठीक है, तो अब हमने क्या लेट कर लिया कि जो हमारी वेव थी वो एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है अलोंग द वन डायमेंशन, मींस एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मान लीजिए वो प्रोपोगेट कर रही है तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर्म होगा जो हमारे पास वो होगा माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m डिवर टू साई अपॉन डिवर x2। x लिखा हमने पोजीशन को डिनोट कर लिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस v साई इज इक्वल टू e साई। यहाँ पर जो हमारा v है ये क्या होगा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारी वेव प्रोपोगेट करे तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उसका एक फिक्स्ड पोजीशन होगा जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और हमारी ई क्या है, ई इज द टोटल एनर्जी बिकॉज द पार्टिकल इज इन मोशन। उसके एक पर्टिकुलर टाइम पर फिक्स होने की वजह से क्या होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो मूव भी कर रहा है इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ई जो है हमारा वो टोटल एनर्जी है। ई मींस क्या हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हमारी एक्सप्रेशन हो गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, जो एक डायमेंशन में हमारा अगर पार्टिकल प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देखें हमारा पार्टिकल लेट कर लीजिए तीनों डायरेक्शंस के अबाउट प्रोपोगेट कर रहा है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट तीनों एक्सिस के अबाउट हमारा पार्टिकल अगर प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस होगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग देखेंगे ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन माइनस एच का टी स्क्वायर अपॉन 2m ओके डिवर 2 अपॉन डिवर x2 प्लस डिवर 2 अपॉन डिवर y2 प्लस डिवर 2 अपॉन डिवर
z2, ओके। देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर साई, ओके, ऑफ x, y एंड z, तीनों एक्सिस के अबाउट हमारा वेव फंक्शन मूव कर रहा है, ठीक है, प्लस v, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, साई x, y और z, ओके, इज इक्वल टू ई साई x, y, z, तीनों एक्सिस के अबाउट हमारा पार्टिकल प्रोपोगेट कर रहा होगा, ठीक है। तो जो ये टर्म है हमारा डिफरेंशियल का, ठीक है, डेबर टू अपॉन डेबर x2 प्लस डेबर टू अपॉन डेबर y2 प्लस डेबर टू अपॉन डेबर z2, इसको हम लोग लिख देते हैं डेल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, डेल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, इसको हम लोग डायरेक्टली डिनोट कर देते हैं इससे, ठीक है, डेल स्क्वायर, दिस इज आवर लाप्लासियन ऑपरेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर, ओके। ये क्या हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन। अब तीनों एक्सिस के अबाउट जो हमारा वेव फंक्शन है हम उसको नॉर्मली मान लेते हैं कि वो x हो गया, ठीक है, x एक्सिस के अबाउट हमने साई x लिया था, अब इसको क्या मान लेते हैं, साई सिर्फ होगी, सिर्फ और सिर्फ साई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस v साई इज इक्वल टू e साई, ओके। अगर हम लोग यहाँ से साई को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग साई को कॉमन ले लें तो ये हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, डेल स्क्वायर प्लस v, डेल स्क्वायर प्लस v, ओके, साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम लोग और एक्सटेंड करके इसको हम लोग यहाँ से इस टाइप पे देख लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, जो ये हमारा पार्ट है इसको हम लोग लिख देते हैं h के इक्वल, ठीक है, जो कि होता है हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग लिख देंगे h, ये क्या हो जाएगा हमारा साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। ये हमारा क्या फॉर्म में आ जाएगा, h साई इज इक्वल टू ई साई, यहाँ पर h क्या होगा हमारा, h इज आवर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसके बारे में हम लोग अभी ऑपरेटर्स में डिस्कस करेंगे, ओके। ये हमारा क्या होगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ओके, ठीक है। इतना डिस्कस कर रहे थे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में और आ जाते हैं अपने वेव फंक्शन पर, ठीक है। डिटेल में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में अपने ऑपरेटर के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग कुछ हमारे जो प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशंस होंगे, ठीक है, जो भी प्रोबेबल वैल्यूज होंगी वेव फंक्शन के उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो क्या बोलता है कि हमारा कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक टाइम पर पर्टिकुलरली, ठीक है, जो हमारा पोजीशन होगा और इसकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो भी क्वांटम केमिस्ट्री में चूंकि हम लोग डील कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से, कोई भी वैल्यूज हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होंगे, प्रोबेबल वैल्यूज होंगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि हमारी प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन होते क्या है हमारे वेव फंक्शन से रिलेटेड, ओके। तो मैक्स बॉर्न ने एक अप्रोक्सीमेशन दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपोगेशन के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम फॉर ए वेव प्रोपोगेटिंग इन स्पेस the amplitude of a wave is a measure of finding probability of photon in that region, मीन्स अगर कोई हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है स्पेस में, ठीक है, तो जो उसका वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो एक मेजर होगा जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी फोटॉन को फाइंड करने की उस रीजन में, ठीक है। इसी को यूज करके हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हमारा एक पार्टिकल है कोई, ठीक है, पार्टिकल के लिए मान लीजिए हमारा वेव फंक्शन साई है, ठीक है, विद पोजीशन x, ठीक है, तो उसको फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी विद इन द लिमिट्स x to x प्लस dx, ठीक है। मान लीजिए हमारा पार्टिकल था साई जिसकी पोजीशन x है, तो इस पार्टिकल को हम लोग अगर फाइंड करना चाहें, ठीक है, इसकी फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी विद इन द लिमिट्स x to x प्लस dx, ठीक है, ये क्या होगी, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द मैक्स बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो जो हमारा वेव फंक्शन होता है, आप लोग ये टर्म याद रखिएगा, जो अभी हमारा वेव फंक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो साई होता है ये क्या होता है हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ठीक है, जो भी हमारा पार्टिकल वेव के फॉर्म में प्रोपोगेट कर रहा था उसके लिए जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या होगा आपका साइन, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा साइन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, ठीक है, तो जो हमारा पार्टिकल है जिसके करस्पॉन्डिंग ये वेव फंक्शन है, अगर उसको हमको फाइंड करना है विद इन द लिमिट्स x to x प्लस dx, एक रीजन है हमारा कन्फाइंड x to x प्लस dx, वहां पर अगर इस पार्टिकल को हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं हम, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास p, ठीक है, तो उसको प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इसके एम्पलीट्यूड के, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस पार्टिकल within the limits x to x plus dx will be proportional to the amplitude of the wave, ठीक है, means our p will be proportional to amplitude of wave, ठीक है, amplitude of the wave, okay। एम्पलीट्यूड हमारा क्या है साई, ठीक है, तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है मॉड ऑफ साई के, ठीक है। जो हमने मार्क लगा रखा है ये नॉर्मली हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी पॉजिटिव वैल्यूज है, ठीक है। जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द
पार्टिकल इन बिटवीन द लिमिट्स x टू x प्लस dx वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल टू साइन, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं, जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाती है, एक्चुअल में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि स्क्वायर टर्म, ठीक है। p इज इक्वल टू साई स्क्वायर dx, हमारे पास p की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx, क्योंकि हमने पार्टिकल को क्या लिया था, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट के लॉग, तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसके टर्म में उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारे पार्टिकल को फाइंड करने की विद इन द लिमिट्स x टू x प्लस dx, उसको हम लोग कैसे कोरिलेट करेंगे, मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा आप सोचिए जरा सा, अगर हम लोग एक रूम में एक ये हमारा मार्कर है, इसको रख देते हैं, ठीक है, तो इस इंटायर रूम में इसको फाइंड करने की सम टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो क्या होगी, हमारे पास 1 हो जाएगी। मींस इस रूम में हमको ये मार्कर तो मिल ही जाएगा ना, ये जो मार्कर है अगर हम इसको ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगा ये। मींस द सम टोटल ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग एनीथिंग इन ए कन्फाइंड रीजन वो क्या हो जाती है आपकी, 1 होगी, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा ये पार्टिकल जो था ये प्रोपोगेट कर रहा है कंप्लीट स्पेस में, ठीक है, पूरे स्पेस में ये पार्टिकल अगर प्रोपोगेट कर रहा है तो उसकी लिमिट्स क्या होंगी हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, वो क्या हो जाएगा, पूरे स्पेस को कवर करेगा। तो वहां पर से इस पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1, क्योंकि हमारे इंटायर स्पेस का अगर इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। तो मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 1। मींस इंटीग्रेशन ऑफ p ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx, ये हो जाएगा। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जो हमने इंटीग्रेट की है इस पार्टिकल को फाइंड करने की, उसका सम टोटल क्या होगा हमारे पास, 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहां से p की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, मींस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, ठीक है, फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए पार्टिकल इन ए कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। इंटायर स्पेस में हम पार्टिकल को फाइंड कर रहे हैं, उसके लिए प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशन हो गए, ठीक है। यहीं से हम लोग इसी का यूज करेंगे जब हम लोग वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर रहे होंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे जो हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है, वो कब एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। ईच एंड एवरी मैथमेटिकल फंक्शन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए वेव फंक्शन इन क्वांटम केमिस्ट्री। कुछ कंडीशंस होंगी जिसके साथ हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये वेव फंक्शन क्वांटम केमिस्ट्री में एक्सेप्टेबल है या नहीं। ओके, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा वेव फंक्शन होगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर के कुछ कंडीशंस, क्या लिमिट्स होंगी उस वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल होने के लिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी, ठीक है। फॉर ए वेव फंक्शन टू बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, वो क्वांटम केमिस्ट्री में यूज हो, वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल हो, उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, आवर वेव फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, जो हमारा वेव फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, ठीक है, जो हमारा वेव फंक्शन होना चाहिए वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। इट मस्ट बी फिनिट, आवर वेव फंक्शन मस्ट बी फिनिट, एंड इट मस्ट वैनिश एट द बाउंड्री कंडीशंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होगी, ठीक है, जो मैथमेटिकली हम लोग फंक्शंस को नॉर्मली जज करेंगे ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, वो क्या होगी, आवर वेव फंक्शन मस्ट वैनिश एट द बाउंड्री कंडीशंस। ओके, आवर वेव फंक्शन मस्ट वैनिश एट द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। तो इन चारों कंडीशंस को हम लोग ग्राफिकली देखते हैं एक वेव फंक्शन के फॉर्म से, ठीक है, कि कौन सा वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल होगा और कौन सा नहीं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी को लेकर के हम लोग ग्राफ देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये एक वेव फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये वेव फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस है, इसमें क्या है, पर्टिकुलर ब्रेक्स है इस वेव फंक्शन में, ठीक है। तो जो ऐसा वेव फंक्शन होगा हमारा वो क्या होगा, अनएक्सेप्टेबल होगा। ऐसा वेव फंक्शन हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। मींस अगर कोई भी वेव फंक्शन है अगर वो डिसकंटिन्यूअस है, उसमें ब्रेक्स है, ठीक है, तो वो क्या होगा, अनएक्सेप्टेबल होगा। इफ मान लीजिए हमारा वेव फंक्शन कंटिन्यूअस होता तो फिर जो आगे की टर्म्स हमने लिखी थी, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इट मस्ट बी फिनिट एंड इट मस्ट वैनिश एट बाउंड्री कंडीशन, फिर उनको चेक करेंगे, ठीक है। मतलब अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और अगर है कंटिन्यूअस तो फिर आगे की टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट था, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। ओके, ये हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। मान लीजिए हमारा इस टाइप का वेव फंक्शन होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा कोई ऐसा वेव फंक्शन है, तो ये क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ओके, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो इट मे बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, इट मे बी एक्सेप्टेबल। उसके बाद हम लोग इस पर चेक करेंगे जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ कंडीशन थी हमारी, इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, इट मस्ट बी फिनिट एंड इट मस्ट वैनिश एट द बाउंड्री कंडीशंस। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सिंगल वैल्यूड टर्म जो हम बोल रहे हैं कि इट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा वेव फंक्शन है, ठीक है, जिसका ग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा वेव फंक्शन है, ठीक है। मान लीजिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये एक्स एक्सिस हमारा, ये वाई एक्सिस है, ठीक है।
ये कोऑर्डिनेट आपका 1 है, ये कोऑर्डिनेट आपका 2 है, ये कोऑर्डिनेट आपका 3 है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपका फिर से 1 है, ये 2 है वाई एक्सिस के अबाउट, और ये क्या है आपका 3 है। मान लीजिए हमारा एक वेव फंक्शन ऐसा है कुछ, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो देखिए आप इस वेव फंक्शन में x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की कितनी वैल्यूज मिल रही है आपको ग्राफ में, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमारे पास x इज इक्वल टू 2 है, इस पर देखिए आप y की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, एक इस जगह पर करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू है, एक y की इस जगह पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी, और y की इस जगह पर कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। x के लिए y की कितनी वैल्यूज हमको इसी ग्राफ में मिल जा रही है, 3 वैल्यूज। मीन से क्या हो गया, x की सिंगल वैल्यू के लिए हमारे पास y की बहुत सारी वैल्यूज हो रही हैं, मतलब ये क्या हो गया, सिंगल वैल्यू तो नहीं है। मींस दिस टाइप ऑफ ए वेव फंक्शन फॉर विच एक वेरिएबल के लिए हमारे पास फंक्शन की बहुत सारी वैल्यूज मिल जाए अगर, तो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्टेबल हमारा वेव फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। मींस x की हमारी x इज इक्वल टू 2 पर हमको y की बहुत सारी वैल्यूज मिल रही हैं, ठीक है। तो ये वेव फंक्शन क्या हो गया, सिंगल वैल्यू तो है नहीं, इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस तो है आपका, ये वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज नॉट ए सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो फिनिट है उसको लेकर के हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, फिनिट होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, मान लीजिए हमारा ये एक्स एक्सिस है आपका, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए आपको एक वेव फंक्शन दे दिया गया ऐसा, ओके, एक वेव फंक्शन आपको दे दिया गया ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है वेव फंक्शन, ये ऐसा वेव फंक्शन है जो कि क्या हो रहा है, वाई एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा और ना ही कभी भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ओके। तो अगर हम लोग इसकी x इज इक्वल टू 0 पर अगर वैल्यू को निकालना चाहें, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो वो क्या होगी, वो y इज इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगी, क्योंकि ये कभी भी y एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब x इज इक्वल टू 0 पर अगर इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए हमको तो वो क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट। या फिर हम लोग अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहे y इज इक्वल टू 0 पे तो वो क्या हो जाएगी, वो भी x को कभी कट नहीं करेगी, तो वहां पर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी। मींस क्या होगा, ये जो फंक्शन है हमारा इसकी एक फिनिट वैल्यू नहीं है। इनफाइनाइट मींस कुछ भी वैल्यू हो सकती है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। मींस क्या होगी, इसकी एक फिनिट वैल्यू नहीं आ रही है इस वेव फंक्शन की, हमारी x इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग दोनों टाइम क्या हो जा रही है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जा रही है। मतलब ये वेव फंक्शन हमारा क्या हो गया, ये इसकी फिनिट वैल्यू नहीं है, इट इज कंटिन्यूअस, ओके, इट इज कंटिन्यूअस। ये हमारा वेव फंक्शन जो है ये हमारा कैसा है, इट इज आवर द गिवन वेव फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके। ये हमारा वेव फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, बट क्या हो गया, इसकी वैल्यू फिनिट नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, फिनिट नहीं है, ठीक है। सिंगल वैल्यूड भी है ये वेव फंक्शन हमारा, इसकी हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो सिंगल आ रही है, लेकिन क्या है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, फिनिट नहीं है। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है जहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, इनफिनिट, इसलिए ये वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट टर्म है, जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो क्या था, कि जो हमारा वेव फंक्शन है इट मस्ट वैनिश एट द बाउंड्री कंडीशंस, ओके। जो हमारा वेव फंक्शन है वो बाउंड्री कंडीशंस पर क्या हो जाना चाहिए, वैनिश हो जाना चाहिए, मतलब वो 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। हमारी बाउंड्री कंडीशन जो हमारी, मतलब मान लीजिए हमने लिमिट्स दे दी किसी भी वेव फंक्शन के लिए माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट, कहने का मतलब इस रेंज में इसके बीच में कोई इसकी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन मींस माइनस इनफिनिट और प्लस इनफिनिट पर इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, ओके। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ फंक्शंस, ठीक है, कि उनको हम कैसे डिसाइड करेंगे ये वेव फंक्शन वैनिश होंगे या नहीं। मैंने कुछ फंक्शंस लिख रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वेव फंक्शन एक दिया हुआ है e टू द पावर माइनस x, और इसको हमको टेस्ट करना है माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट, ये वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिमिट्स पे देख लेते हैं, ठीक है, एट बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है, एट बाउंड्री कंडीशंस हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, हमारा ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, एट बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। मान लीजिए e टू द पावर ऑफ माइनस, पहली हमारी लिमिट क्या है, माइनस इनफिनिट, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह पे हमने रखा माइनस इनफिनिट, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस e टू द पावर क्या हो गया हमारे पास, इनफिनिट, ठीक है। e टू द पावर माइनस x था हमारे पास, हमने माइनस लिया, माइनस इनफिनिट x की जगह पे रखा माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा e टू द पावर इनफिनिट, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इनफिनिट, ठीक है, ओके। ये क्या हो गया हमारा, एक लोअर लिमिट पर, मतलब ये के लिमिट पर हमारे माइनस इनफिनिट पे ये वैनिश तो हुआ नहीं, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इनफिनिट। तो इस इनफिनिट की वैल्यू पर चेक करने की जरूरत ही नहीं हमको, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 बाउंड्री, मतलब फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पर ये वैल्यू 0 नहीं, तो ये वेव फंक्शन हमारा कैसा हो गया, अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। मींस e टू द पावर माइनस x जो होगा वो हमारा अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है विद इन द लिमिट माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट, ओके। अगर हमारे पास मान लीजिए दूसरा वेव फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर ऑफ माइनस मॉड x, ठीक है, हमारा दूसरा वेव फंक्शन क्या है, e टू द पावर माइनस मॉड x, इसको चेक करेंगे हम लोग ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, ओके। e टू द पावर माइनस मॉड x, ओके, और विद इन द लिमिट्स माइनस इनफिनिट टू इनफिनिट, ओके।
अब आपको याद रखना है जो ये मॉड लगा हुआ है इसके अंदर आप नेगेटिव टर्म लेंगे तब भी वो पॉजिटिव रहेगी, और अगर पॉजिटिव टर्म लेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग देखते हैं इसको बाउंड्री कंडीशन पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम माइनस इनफाइनाइट लिमिट जब रख रहे हैं ई टू द पावर माइनस, ठीक है, हमारा मॉड के अंदर क्या होगा, एक्स की जगह पे माइनस इनफाइनाइट हमने लिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, मॉड के अंदर कोई भी टर्म होगा वो पॉजिटिव होकर के निकलेगा, ठीक है। मींस क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। माइनस का साइन तो बाहर लगा है वो तो रहेगा, लेकिन ये इसके साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। और याद रखना आपको जो कुछ वैल्यूज, ठीक है, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो होता है वो हमेशा जीरो होगा। ओके, ई टू द पावर ऑफ माइनस इनफाइनाइट जीरो होगा, और ई टू द पावर इनफाइनाइट जो होता है वो हमेशा इनफाइनाइट होगा। ई टू द पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, हमेशा वन, ठीक है। ये तीन वैल्यूज आप याद रखिएगा, एक्सेप्टेबिलिटी को टेस्ट करने के टाइम आपको बार बार यूज आएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा वेव फंक्शन जीरो हो गया यहाँ पर, मतलब लोअर लिमिट पर तो ये जीरो हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग ये इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। ई टू द पावर माइनस, ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू क्या रखनी है हम लोगों को, इनफाइनाइट। हमने जब इनफाइनाइट वैल्यू रखी, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर नेगेटिव होता तब भी पॉजिटिव आता, पॉजिटिव है तो माइनस का साइन तो बाहर रहेगा, लेकिन मॉड से निकल के क्या है, ये इनफाइनाइट। फिर से हमारे पास क्या होगा, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, और क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो। मींस ये भी वेव फंक्शन हमारा क्या होगा, बाउंड्री कंडीशन पर वैनिश हो गया। मींस माइनस इनफाइनाइट पर भी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, और प्लस इनफाइनाइट पर भी इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। मींस दिस वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन एंड दिस कुड बी यूज्ड एज ए वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं एक और अब अपना एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास वेव फंक्शन दिया हुआ है साइज इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसकी लिमिट्स क्या है हमारे पास, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ये हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा ये, ठीक है। जब x की जगह पे माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट, और जब x की जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। किसी भी टर्म में मतलब बाउंड्री कंडीशन पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये वेव फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शन, ठीक है। तो आपको फाइनली सॉल्व करना है, दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। साइन एक्स और कॉस एक्स है जो हमारे, साइन एक्स एंड कॉस एक्स ये हमारे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होते हैं, मैंने आपको बता दिया ये कि जो हमारे साइन एक्स एंड कॉस एक्स होंगे ये स्पेस में क्या होते हैं, ये हमारे, ठीक है, इंटायर स्पेस में अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हमारे वेव फंक्शन जो होंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे, और इसको हम लोग यूज करेंगे क्वांटम केमिस्ट्री में। आप इनको सॉल्व करिएगा कि व्हाई दे आर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। हम एक फाइनल एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ई टू द पावर माइनस एक्स, इसकी लिमिट चेंज कर रहे हैं हम लोग जीरो टू इनफाइनाइट। ये वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल होगा या नहीं है, ठीक है। ये वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल होगा या नहीं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, फर्स्ट लिमिट हमारी क्या है, जीरो, तो हम लोग जब रखेंगे जीरो, ई टू द पावर माइनस एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जीरो, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ई टू द पावर जीरो। ओके, इसको हमने अपॉन में कर लिया, ठीक है, वन अपॉन ई टू द पावर जीरो, ठीक है। मैंने अभी क्या बताया आपको, ई टू द पावर जीरो जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा वन, ई टू द पावर जीरो वन, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन अपॉन वन, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, वन, ठीक है। मींस लोअर लिमिट पर ही वेव फंक्शन क्या हुआ, वैनिश नहीं हुआ, इसकी वैल्यू क्या हुई, जीरो नहीं हुई, तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। बाय द वे ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन है, ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जो हो जाएगी वो तो जीरो है, लेकिन एक बाउंड्री कंडीशन पर ये वैनिश नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए ये वेव फंक्शन हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द discussion about our concept of the wave function and its acceptability. Now in our next lecture we will discuss about our next topic, that is operator and the normalization. Okay, operator and normalization, ठीक है। So thank you and stay tuned with Net Chemistry.